सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के कोट के साथ। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, इन द मिडस्ट ऑफ एवरी क्राइसिस लाइज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जितनी भी टफ सिचुएशन आती है वो अपने साथ एक सुनहरा मौका लेके आती है, एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है। अपॉर्चुनिटी किस चीज़ की? इम्प्रूव करने की। ठीक है, अपॉर्चुनिटी किस चीज़ की लेके आती है? इम्प्रूव करने की। तो ये जो कोट है कहीं ना कहीं दिखाना चाहता है कि जो टफ टाइम है वो अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो। हर जगह जो है एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर होती है किसी टफ सिचुएशन के अंदर। तो एग्जाम्पल थोड़ा देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे एग्जाम्पल हमारा कारगिल वॉर हो गया। ठीक है, 1999 में, हमारी 1999 में कारगिल वॉर हुई थी और उस कारगिल वॉर ने एक्सपोज कर दी थी इंडिया की वल्नरेबिलिटी डिफेंस वाइज। तो इंडिया ने उस चीज़ से सीखा और अपनी जो रिलेशंस है स्ट्रेटेजिकली उसको डेवलप करना चालू करा। यूएसए के साथ रिलेशन अच्छे करे, अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे करे, और उसी का रिजल्ट था कि 2005 में इंडिया और यूएसए का जो सिविल न्यूक्लियर डील है वो साइन हुआ। ठीक है, तो देखो ये एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो न्यूक्लियर डील हमारी साइन हुई थी, इससे पहले जब इंडिया ने जो है न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट जब करा था तो यूएसए ने ही सैंक्शन लगा दिया था। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया ने जो अपने रिलेशंस को स्ट्रेटेजिकली डेवलप करा है उसका रिजल्ट था 2005 में हमें देखने को मिला। और ये सीख कहाँ से मिली? कारगिल वॉर से, कि हमें डिफेंस वाइज अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। और आज टाइम ऐसा आ गया है कि इंडिया जो है अब डिफेंस में एक्सपोर्टर बन गया है। तो देखो हमने टफ सिचुएशन से, अपने मुश्किल टाइम से सीखा और अपने आप को डेवलप करा। यही कुछ आइंस्टाइन बोलना चाहते हैं कि जितने भी टफ टाइम होते हैं, जितने भी मुसीबत वाले टाइम होते हैं, वो अपने साथ एक जो है सुनहरा अवसर लेके आते हैं, अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं। बहुत ज़्यादा रिलेवेंट कोट है हमारा इंडिया और यूएसए के रिलेशन से, क्योंकि आप सभी को पता है जैसे ही ट्रंप आ गए हैं गवर्नमेंट में, ट्रंप आने के बाद जो है ऑर्डर पे ऑर्डर साइन किए जा रहे हैं। कभी किसी जो है मल्टीलैटरल एग्रीमेंट से विड्रॉ कर रहे हैं, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये देखना हमें पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का इस पे जो है इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इंडिया और यूएस से रिलेशंस को अगर ध्यान में रखें तो ये जो एडिटोरियल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो CAPF एग्ज़ाम है डेफिनेटली उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया और यूएसए दोनों ही जो है, इनके जो रिलेशंस हैं दोनों ही जो है इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले करते हैं इंडियन इकोनॉमी में भी, इंटरनेशनल अफेयर्स में भी। तो उसी को ध्यान में रख के एक ये डायमेंशन डिस्कस करते हैं। इंडिया और यूएसए का रिलेशन हमने एक बार और डिस्कस करा था, उसमें मेन फोकस यही था कि यूएसए जो है, ट्रंप जो है, जो पेरिस एग्रीमेंट से निकल जाएगा तो क्या होगा, ट्रंप आने के बाद ये सारे जो जितने भी एग्रीमेंट से बाहर निकल जाएगा तब क्या होगा, उसका जो एंगल वो डिस्कस करा था। आज का जो एडिटोरियल है उसका फोकस है इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों को ही मिला लेंगे तो इंडिया और यूएसए के लिए आप पे एक अच्छा कंटेंट हो गया है ऑलरेडी। ठीक है, तो बच्चों अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने एम के साथ। एम क्या है हमारा? अपने ज्ञान भंडार को बढ़ाना, अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। जैसे जैसे नॉलेज पूल बढ़ेगा वैसे वैसे ही जो पेपर है हमारा स्पेशली 2 वो आपके लिए इतना ईजी हो जाएगा कि आप इसको सोचेंगे ही नहीं, आपको लगेगा कि ये तो बहुत ईजी है, जब मर्जी आपसे ऐसे लिखवा लो। ठीक है, क्यों? इतनी ज़्यादा आप पे नॉलेज हो जाएगी, मल्टी डायमेंशनल नॉलेज हो जाएगी। तो इसी एम के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अब पावर में आ चुके हैं। हमारे जो है डोनाल्ड ट्रंप यूएसए में दोबारा राष्ट्रपति बन चुके हैं। और जैसे ही वो राष्ट्रपति पद उन्होंने जो है पे अपना पदभार संभाला, वैसे ही जो है मल्टीपल जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने चालू कर दिए। बहुत सारे ऐसे मल्टीलैटरल एग्रीमेंट थे जिनसे उन्होंने विड्रॉल कर लिया है। और यहाँ पे एग्जांपल भी बता रहा है, जैसे सिमिलरली जैसे पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉल कर रहा था, सिमिलरली वैसे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट उनके 100 आवर्स थे उसको बोला हंड्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शन इन द फर्स्ट 100 आवर्स टू किक ऑफ अमेरिकाज गोल्ड एज। तो बेसिकली अमेरिका को दोबारा से ग्रेट बनाने के लिए ये फर्स्ट 100 आवर के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स निकाले उनका एम था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एडिटोरियल में बच्चों सिंपल बताया है क्या कि इसका जो इफेक्ट है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमीज़ पे देखने को मिलेगा, डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पूरा वर्ल्ड है वो डॉलर बेस्ड ही है। डॉलर पे चलता है सारा पूरा वर्ल्ड जो है। और अगर यूएसए ही कुछ ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालेगा, मल्टीलैटरल जो एग्रीमेंट्स हैं उनसे विड्रॉल करेगा, तो इसका जो इफेक्ट है वो देखने को तो मिलेगा ही। और इंडिया भी इससे अछूता नहीं है, इंडिया को भी देखने को मिलेगा, यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। तो देखो सबसे पहले तो इंडिया और यूएसए के थोड़े से रिलेशन देख लेते हैं कि हमारे रिलेशन ख़राब हैं या सही है, क्योंकि लिखने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए।
तो यहाँ पे बता रखा है कि इंडिया का जो रिलेशन है यूएसए के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, ठीक है। हमने अभी भी देखा 2005 के अंदर जो है सिविल न्यूक्लियर डील साइन करी थी, तो रिलेशंस तो काफ़ी अच्छे हैं, वो वहाँ से भी पता चल रहा है। और कुछ इवेंट्स है जिनसे पता चलता है, जैसे कि जब जो हमारे ट्रंप जी है वो जब गवर्नमेंट में आए थे तो उस टाइम पे इनवाइट करा गया था जयशंकर जी को, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को। तो ये क्या चीज़ है, ये दिखा रहा है कि कितने हमारे कोर्डियल जो हैं, कितने हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे हैं, डिप्लोमेटिक गुडविल है, ठीक है। उसके बाद क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, तो इंडिया और यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर भी मिले थे उस मीटिंग के अंदर, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये दिखा रहा है कि रिलेशंस अच्छे हैं। हमारे जो अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे क्वाड हो गया, उसके अंदर जो है इंडिया और यूएसए इंटरेक्ट करता रहता है, अभी फॉरेन मिनिस्टर का ये बताया। तो ये भी बता रहा है कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन अच्छे हैं। बायलैटरल मीटिंग होती रहती है, और अभी जो फर्स्ट ऑफिशियल बायलैटरल मीटिंग हुई यूएसए में ट्रंप के आने के बाद, तो ये भी क्या चीज़ दिखा रहा है कि रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी, अभी सभी को पता है नरेंद्र मोदी जी प्लान कर रहे हैं यूएसए की विजिट का, कि ट्रंप से मिलके आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं दिखा रही है क्या, कि हमारे जो रिलेशंस हैं अच्छे हैं, यूएसए के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या ये रियली में अच्छे हैं या फिर ये दिख रहे हैं अच्छे। देखो यहाँ पे अब देखेंगे कि है अच्छे या नहीं है। देखो अब देखो, किसी को जज करना हो ना, किसी को भी, किसी इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो, XYZ पूरी लाइफ में, तो उसके एक्शन से जज करा करो, ना कि वो जो कह रहा है उससे। उसके एक्शन से जज करा करो कि वो काम क्या कर रहा है। कोई लोग होते हैं कहते तो बहुत अच्छा अच्छा है, करते बहुत बुरा बुरा है, तो उनके जो काम है कर्म बता देते हैं कि भाई वो सोच क्या रहा है। तो कर्मों से जज करा करो, ना कि उसके कथनों से, ठीक है। तो ये चीज़ सीख लो बच्चों, यहाँ पे भी दिखाई दे जाएगी आपको। देखो ट्रम्प के कर्म कैसे हैं, पहले वो देख लेते हैं, उसके एक्शंस कैसे हैं, ठीक है। देखो इमिग्रेशंस, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा इमिग्रेशन क्या होता है। देखो इमिग्रेशन आउट होता है, इन होता है। इमिग्रेशन ये इन वाला इमिग्रेशन है, कि यूएसए के अंदर जो लोग आ रहे हैं उसे कहते हैं इमिग्रेंट्स, ठीक है। इमिग्रेशन हो रहा है, ये एक तो लीगल तरीके से हो सकता है, एक इलीगल तरीके से। एक तो तारों के नीचे से आ सकते हैं इलीगल तरीके से, और एक जो है पासपोर्ट के थ्रू आ सकते हैं लीगल तरीके से। तो दोनों ही तरीके से जो है इमिग्रेशन होता है। तो जो यूएसए है स्ट्रिक्ट मेजर्स ले रहा है, स्ट्रिक्ट मेजर्स ले रहा है इमिग्रेशन के लिए। अब आप बोलोगे सर ले रहा है तो इसमें बुरा क्या है। देखो बुरा तो कुछ भी नहीं है इसमें, बुरा तो तब होगा जब इंडिया को ये इफेक्ट करेगा। कैसे इंडिया को इफेक्ट करेगा, देखो यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा जो है इंडियंस जो यूएसए के अंदर है वो सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है। यूएसए के अंदर जो इंडियंस है वो सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है मैक्सिको के बाद, ठीक है। और हमारे यहाँ से H1B वीज़ा जो है वो डोमिनेट करता है। तो मतलब क्या कि लीगल और इलीगल दोनों ही हमारे यहाँ पे जो इंडियंस हैं वो यूएसए के अंदर है। और फ्यू रिसर्च भी ये बताती है कि करीब करीब जो है 7.25 लाख जो इंडियंस हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड है, और 18,000 तो उसने जेल में डाल रखे हैं, डिटेंशन सेंटर में डाल रखे हैं। तो देखो इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, देखो बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ा देगा। कैसे स्ट्रिक्ट मेजर्स क्या है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ा दी, वीज़ा स्क्रीनिंग कर दी, डिपोर्टेशन कर देगा अनडॉक्यूमेंटेड की। तो ये कुछ मेजर्स ले रहा है। इसका जो इफेक्ट है वो इंडिया को कैसे देखने को मिलेगा, इंडिया को देखने को मिलेगा इकोनॉमिकली। कैसे, रिमिटेंस हमारा, सबसे पहले तो रिमिटेंस रिड्यूस हो जाएगा। रिमिटेंस क्या होता है, देखो बाहर कोई जाता है पैसे कमा के लाता है, उस पैसे को कहते हैं रिमिटेंस, ठीक है। तो जब इंडिया का ये जो रिमिटेंस है ये रिड्यूस हो जाएगा तो इंडिया की इकोनॉमी को तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। अभी रिपोर्ट भी आई थी कि जो इंडिया है पूरे वर्ल्ड में जो है लार्जेस्ट रिमिटेंस रिसीवर है, ठीक है। तो वो जो रिमिटेंस आ रहा है, हमारे यहाँ पे डॉलर आ रहे हैं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो बढ़ रहा है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है प्रभावित होगा, इफेक्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा होगा क्या, इसके अलावा देखो लाखों लोग वहाँ से आएंगे, सारे स्किल्ड होंगे, लाखों लोग वहाँ से आएंगे, सारे स्किल्ड होंगे। उनकी वजह से इंडिया के अंदर जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशियो है वो बढ़े देखने को मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशियो है वो बढ़ेगा, वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, एक्शन क्या बता रहे हैं कि भाई एक्शन इंडिया के फेवर में तो नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, अब बच्चों आप बोल सकते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उनको पता ना हो कि ये सारी चीज़ें इंडिया को इम्पैक्ट करेगी। चलो मान लेते हैं ये भी बात कि ये उनको ना पता हो, वैसा ही इम्पॉसिबल है ना पता हो। लेकिन एक चीज़ देख ली कि ये जो इमिग्रेशन वाला जो मेजर्स ले रहा है ट्रंप, ये इंडिया को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा और बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। उसके बाद वो पॉलिसी कंसर्न बर्थ राइट वाला था, ये भी हमने देख ही लिया था, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है ट्रेड और टैरिफ। देखो जो अमेरिका है, ट्रंप स्पेशली वो
अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी, अमेरिका फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी, मतलब क्या कि अमेरिका को बेसिकली दोबारा से गोल्डन चिड़िया बनाना है, वो जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो देखो जो ट्रंप का पहले वाला टाइम था, ट्रंप का जो पहले वाला टाइम था, क्योंकि ट्रंप और होदी मोदी चलता था उस टाइम पे और बोलते थे बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस है, इंडिया भी अब यूएसए ही बन जाएगा। तो देखो उस टाइम पे फर्स्ट टेन्योर के अंदर ही यूएसए ने इंडिया का जो जीएसपी स्टेटस था, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जो स्टेटस था, वो हटा दिया था, उसको हटा दिया था। देखो ये क्या चीज़ होता है, इसके अंदर क्या है कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। मतलब क्या कि जो टैरिफ है, जो टैक्स लगाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था सीबैम वाला, वैसे टाइप में, तो जो टैरिफ लगाते हैं बेसिकली उस टैरिफ को एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा नहीं लगा सकते अगर जो जीएसपी स्टेटस जिसको मिल रखा हो। मतलब क्या कि लो टैरिफ होता है, कम टैरिफ लगाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बता रखा है कम टैरिफ लगाएंगे तो जो हमारा माल है वो सस्ता जाएगा, वहाँ पे सस्ता जाएगा तो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और हमारा माल ज़्यादा बिकेगा, हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन ट्रंप ने क्या करा, इंडिया का जो जीएसपी स्टेटस था उसको हटा दिया, ठीक है। जीएसपी स्टेटस हटाने से क्या हुआ कि हमारा जो वो जो टैरिफ था, टैरिफ अब बढ़ गया, ठीक है। टैरिफ बढ़ गया, अब टैरिफ बढ़ने से हमारी कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाएगी, कॉम्पिटिटिवनेस खत्म होने से हमारा माल महंगा हो जाएगा वहाँ पे। तो इसकी वजह से जीएसपी स्टेटस हटने की वजह से हमारा जो एल्यूमिनियम और हमारा जो आयरन का वहाँ पे एक्सपोर्ट होता था वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ। आपको पता होना चाहिए इंडिया और यूएसए में जो है, इंडिया जो है ट्रेड सरप्लस है। मतलब क्या कि इंडिया का जो ट्रेड ज़्यादा है यूएसए के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ ये हमें देखने को मिली, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ भी बता रही है, पहले वाली इमिग्रेशन भी बता रही है, ये चीज़ भी बता रही है कि एक्शन जो है, एक्शन इंडिया के फेवर में नहीं है। उसके बाद देखो तीसरी चीज़ भी बता रही है कि ट्रंप जो है उसने उस टाइम पे ही, ईरान हमारा कितना अच्छा फ्रेंडली फ्रेंड है, ईरान हो गया, वेनेजुएला हो गया, इनसे हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो उन पे डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन यूएसए ने क्या करा, उन पे लगा दिया, सैंक्शन लगा दिया। सैंक्शन लगाने के बाद इंडिया को फोर्स करता है कि इनसे जो तेल लेना है वो बंद कर दो, नहीं तो तुम पे भी सैंक्शन लगा दूंगा। सबको पता है, ये उस टाइम पे बहुत न्यूज़ में चलता था। तो देखो एक्शन क्या बता रहे हैं, एक्शन बता रहे हैं कि फेवर में नहीं है। ये ऑयल वाला OIL, ठीक है, ऑयल वाला भी यही चीज़ बता रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो ट्रंप जो है टैरिफ को है ना हमेशा वेपन की तरह यूज़ करता है। ये मैं एग्जांपल के थ्रू भी बताता हूँ, अभी करंट टाइम में ही आपको देखने को मिला था, आप नोटिस नहीं कर पाते कैसे टैरिफ को जो है वेपन की तरह यूज़ करता है। देखो ट्रंप कुछ अपने मेजर्स लेके आता है, अपनी कुछ पॉलिसीज़ लेके आता है, ठीक है। उसको अगर कोई भी एक्शन जो है यूएसए के अगेंस्ट होता है तो वो क्या करता है, टैरिफ लगाने की धमकी देता है। जैसे अभी देखा था हमने कि ब्रिक्स हुई थी, ब्रिक्स लोकल करेंसी लेके आ रहे थे, ठीक है। तो ट्रंप ने क्या धमकी दी कि ये जो इनिशिएटिव है तुम्हारा लोकल करेंसी में ट्रेड करने का, उसको तुम बंद कर दो, नहीं तो मैं क्या करूँगा, टैरिफ लगा दूंगा। देखो ये क्या चीज़ है, टैरिफ को वेपन की तरह यूज़ कर रहा है। अभी एक चीज़ और कि अभी जो हम वहाँ पे इमिग्रेशन पॉलिसी हो रही है तो इंडियंस को वो डिपोर्ट करेगा। अब इंडियंस को एक्सेप्ट करने के लिए, डिपोर्ट करने के बाद इंडियंस को बोले, इंडिया को प्रेशराइज करेगा कि ये जो डिपोर्टेशन कर रहा हूँ इसको एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो फिर टैरिफ लगा दूंगा। जैसे यहाँ पे कोलंबिया का एग्जांपल ले रखा है कि कोलंबिया में करा था। तो देखो इसका जो है पोटेंशियल इम्पैक्ट इंडिया में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हमारा जो एक्सपोर्ट हर्ट होगा, ठीक है, हमारी जो ट्रेड स्ट्रेटेजी है वो हर्ट होगी। कैसे ट्रेड स्ट्रेटेजी कैसे हर्ट होगी, कैसे सर, हेमंत सर, कैसे ट्रेड स्ट्रेटेजी हर्ट होगी? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ समझो कि इंडिया, ये यूएसए और चाइना, ठीक है, यूएसए और चाइना के रिलेशन अगर ट्रंप जो है अपने जो मूव है वो थोड़े से डिफाइन कर ले तो क्या होगा कि इंडिया जो है अपनी ट्रेड पॉलिसी को थोड़ा सा अच्छे से डेवलप कर सकता है। जैसे क्या कि जैसे जब ट्रेड वॉर हो रही थी यूएसए और चाइना के बीच में, तो चाइना से जो है कंपनीज माइग्रेट कर रही थी, चाइना छोड़ के दूसरी कंट्री देख रही थी। तो इंडिया ने करा क्या, नई नई पॉलिसी लेके आया, मेक इन इंडिया लेके आया, PIL लेके आया, ताकि इंसेंटिव प्रोवाइड कराया कि हमारे यहाँ पे जो है आप आके बिजनेस लगाओ। सैमसंग वगैरह आ भी गई थी, ठीक है। तो अब लेकिन जब ये सारी चीज़ डिफाइंड नहीं होती, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी पॉलिसी इफेक्ट होती है। ये चीज़ ही यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। ये चीज़ हमने देखने को मिली कि सारे एक्शन जो है नहीं भाई इंडिया के फेवर में नहीं है। उसके बाद देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी वजह से इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन कैसे आएगा। ट्रंप ने अनाउंस करा कि जो 500 बिलियन जो है स्ट्रेटागेट AI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा। 500 बिलियन जो डॉलर है वो स्ट्रेटागेट AI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में वो है क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। इससे क्या होगा कि AI जो है बूस्ट होगा यूएसए के अंदर। AI का डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है यूएसए में,
मतलब इससे होगा क्या, देखो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि यूएसए के अंदर हमारे जो लोग गए हुए हैं, हमारे जो आईटी वर्कर्स गए हुए हैं, बीटेक यहाँ से करी, करने के बाद सीधा यूएस से वहाँ पे जाके क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं और फिर इंडिया में रिमिटेंस भेजते हैं, ठीक है। अब अगर एआई आ जाएगा तो इनकी जो ज़रूरत है वो कम हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि जो फॉरेन टेक वर्कर्स हैं, और कौन फॉरेन टेक वर्कर्स हैं, इंडियन ही तो हैं, वो वहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है, तो उनकी जो ज़रूरत है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसको सुंदर पिचाई ने भी बोला, इसको मार्क जुकरबर्ग ने भी बोला। सुंदर पिचाई ने तो ये बोला कि जो 25% जो कोडिंग होती है गूगल के अंदर वो एआई करता है। तो देखो यहाँ पे कितने ज़्यादा ले ऑफ होंगे अगर ये प्रोजेक्ट जो है आ गया, ठीक है। और इसका जो इफेक्ट है वो किसको देखने को मिलेगा, इंडिया को। तो जो एक्शन है वो इंडिया के फेवर में नहीं है, साफ सीधा यहाँ पे देख रखा है। और इम्पैक्ट भी बता रखा है कि ये जो आईटी बीपीएम जो सेक्टर है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, ये इंडिया की जीडीपी में और एक्सपोर्ट में 50% जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, 14% जो है एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है। तो देखो अगर ये सारी चीज़ होगी तो लार्ज स्केल में टेकी वर्कर्स जो हैं इंडिया में वापस आएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रिसोर्स पे फिर प्रेशर बढ़ेगा, रिमिटेंस घट जाएगा। तो क्या है कि इंडिया की जो साइकिल है, इकोनॉमिक साइकिल, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। ये सारी चीज़ एडिटोरियल यहाँ पे बता रहा है यूएसए में ट्रंप के आने के बाद। तो की कंसर्न तो हमने देख ली, अब करने की क्या ज़रूरत है। देखो जैसे हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था क्या कि हर एक जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है। तो अपॉर्चुनिटी यही है कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी पॉलिसी को ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए कि जो आने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनसे निपटा जा सके। एज सच एडिटोरियल में बता रखा है एजुकेशन, ट्रेड और इकोनॉमिक पॉलिसी को एडजस्ट करना चाहिए जो आने वाले जो यूएसए जो जैसे आने वाले जो चेंजेस है उसके अकॉर्डिंगली। तो देखो यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है, ऐसा जो सॉल्यूशन है वो प्रॉपर वे में यहाँ पे बता नहीं रखा। तो देखो हमें करना क्या चाहिए, बेसिकली हमें करना क्या चाहिए, डिप्लोमेटिकली जो है यूएसए से डील करना चाहिए और अपने फेवर के अंदर जो है थोड़ा सा पॉलिसी को मोल्ड करना चाहिए, डिप्लोमेटिकली एंगेज होना चाहिए यूएसए से, और इंटरनली भी हमें डेवलप होना चाहिए ताकि हम यहाँ पे जो है बफर क्रिएट कर सके। इसके लिए करना क्या, बफर क्रिएट कर सके मतलब क्या कि एब्जॉर्ब कर सकें जो वहाँ से जो लोग आएंगे उनको, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने की ज़रूरत है, इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है, रूल रेगुलेशन को थोड़ा सा जो है स्मूथ करने की ज़रूरत है ताकि हमारे यहाँ पे जो है जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं, नए नए जो कंपनीज़ हैं वो आए और नई नई जॉब्स आए हमारे यहाँ पे, ठीक है। ये बेसिकली करने की ज़रूरत है हमें। इससे अगर ये करेंगे तो होगा क्या, ये करेंगे तो ये जो अभी जो फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं उनसे हम स्मूथली निपट सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है, मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, अपने आप को मजबूत बनाने की ज़रूरत है अगर हमें फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस से निपटना है। ये यहाँ पे बेसिकली बताया गया है। तो आई होप बच्चों आपको सब कुछ समझ आ गया होगा क्या चीज़ है ये। तो आपके लिए पेपर 2 के लिए क्वेश्चन है, पेपर 2 के लिए बच्चों ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो, अटैम्प्ट करने के बाद जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है आप उसमें भेज सकते हो। डिस्कशन ग्रुप में जाने के लिए देखो जो है या तो आप यहाँ पे क्या क्लिक करना है मैं बताता हूँ आपको। डिस्क्रिप्शन है, यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे जाके जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे। इसकी पीडीएफ भी वहाँ पे आपको मिल जाएगी क्योंकि मैं पीडीएफ पहले शेयर कर लेता हूँ ग्रुप के अंदर, डिस्कशन बाद में आता है। तो इसकी पीडीएफ है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी और वहाँ पे ही आप थोड़ा सा सेटिंग वगैरह में जाके देखेंगे तो डिस्कशन एक लिखा होगा, डिस्कशन पे क्लिक करते ही डिस्कशन ग्रुप में आप चले जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे बच्चे ऐसे राइटिंग वगैरह शेयर करते हैं तो आप भी शेयर कीजिए लिखने के बाद और दूसरों की ऐसे राइटिंग को इवैल्यूएट कीजिए और अपने ऐसे राइटिंग को भी शेयर कीजिए क्योंकि ज्ञान जो है, नॉलेज जो है बांटने से ही बढ़ती है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पैसिव यूथेनेसिया, ठीक है। पैसिव यूथेनेसिया अभी क्या हुआ है, क्यों ये न्यूज़ में है, देखो कर्नाटका जो है वो सेकंड जो है स्टेट बन चुका है केरला के बाद। सबसे पहला कौन सा स्टेट था, केरला। सेकंड स्टेट बन चुका है जो पैसिव यूथेनेसिया को एक्सेप्ट करा है, जिसने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी पैसिव यूथेनेसिया से रिलेटेड। क्या चीज़ है ये पैसिव यूथेनेसिया, देखो कोई इंडिविजुअल जब बीमार पड़ जाता है और इतना बीमार पड़ जाता है कि वो सिर्फ मशीनों के सहारे जो है जिंदा है, ठीक है। तो अगर वो चाहे तो वो अपनी विल दे के उन मशीनों को, वो जो सपोर्ट है, लिविंग सपोर्ट है, उसको हटा सकता है और जो नेचुरल डेथ होती है उसको एक्सेप्ट कर सकता है, वो है पैसिव यूथेनेसिया, ठीक है। एक्टिव यूथेनेसिया क्या होता है कि जहर का इंजेक्शन देके उसको डेड कर देना अगर वो
नहीं मर रहा है तो, ठीक है, वो होता है बेसिकली एक्टिव यूथनेजिया। इंडिया में जो है पैसिव यूथनेजिया जो है एक्सेप्टेबल है, जो एक्टिव यूथनेजिया नहीं है। एक्टिव यूथनेजिया आप एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं कि कोई इंडिविजुअल है जो कोमा में गया हुआ है, ठीक है, कोमा में गया हुआ है और उसको 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और कोई रिकवरी के चांसेस नहीं है और कोई लिविंग सपोर्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जिए जा रहे हैं क्योंकि कोमा में है, सांसें चल रही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक्टिव यूथनेजिया की डिमांड करते हैं क्योंकि इससे इकोनॉमिक बर्डन वगैरह आता है फैमिली के ऊपर, तो वो डिमांड करते हैं कि इसकी जो जान है उसको इसके जो प्राण है वो ले लिए जाए एक्टिवली। तो लेकिन इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं करता। इंडिया ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं करा है कि एक्टिव यूथनेजिया से रिलेटेड कुछ कराओ, लेकिन पैसिव से हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि अभी जो कर्नाटका है वो सेकंड जो स्टेट बन चुका है केरला के बाद जिसने टर्मिनली इल पेशेंट जो था उसको अलाउ करा डिग्निटी के साथ अपने प्राण को छोड़ने के लिए, मतलब डिग्निटी विद डाई विद डिग्निटी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बता रखा है, यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। और ये आर्टिकल 21 के अंदर भी आती है बच्चों, राइट टू लाइफ होता है और राइट टू लाइफ भी होता है, राइट टू डाई भी होता है इसके अंदर, राइट टू डाई विद डिग्निटी। ये कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें राइट प्रोवाइड कराता है, इसी के अंदर हमने पैसिव जो है यूथनेजिया प्रोवाइड करा रखी है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं यूथनेजिया इन इंडिया। देखो ये जो सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008, ठीक है, उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट उसने एक्सेप्ट करा था कि राइट टू डाई विद डिग्निटी जो है पर्सन का जो है फंडामेंटल राइट है, तो पैसिव यूथनेजिया को ऑप्ट कर सकता है, कैन ऑप्ट पैसिव यूथनेजिया, ठीक है। अपनी जो विल वगैरह देके जो मेडिकल जो ट्रीटमेंट उसको मिल रहा है उसको रिफ्यूज कर सकता है, ये चीज़ यहाँ पे बता रखी थी, ठीक है। सबसे पहला जो केस था वो था अरुणा शानबाग वाला, ठीक है। थोड़ा सा देखना इसको बच्चों, ये केस बेसिकली थोड़ा सा सीरियस था, इसको एक बार देखना, नेट पे सर्च मार के देखना अरुणा शानबाग वाला, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखे आर्टिकल 21 डाई विद डिग्निटी वाला जो है फंडामेंटल राइट ही है हमारा। 2023 के अंदर बेसिकली करा क्या था, मॉडिफाई कर दिया था ये जो गाइडलाइंस थी, ठीक है। गाइडलाइंस क्या है, इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं प्रोसीजर को। देखो जो पैसिव यूथनेजिया है यूँ नहीं है कि इंडिविजुअल जो है अपनी जो उसको ट्रीटमेंट मिल रहा है उसको खींच के निकाल के फेंक दे, ऐसे नहीं मिलता पैसिव यूथनेजिया। इसका प्रोसीजर है, प्रोसीजर क्या है कि जो मेडिकल बोर्ड बनता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड, 3 रजिस्टर्ड यहाँ पे डॉक्टर होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी जो मेडिकल बोर्ड होता है उसके अंदर जो रजिस्टर्ड जो प्रैक्टिशनर होता है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स के द्वारा नॉमिनेट भी किया जाता है। तो ये डिसाइड करते हैं कि जो पैसिव यूथनेजिया है वो दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अगर जो इंडिविजुअल है वो इस हालत में नहीं है कि अपने लिए खुद डिसीजन ले पाए, जो नेक्स्ट किन है वो डिसाइड करेगा उसके लिए, ठीक है। तो यही चीज़ है पैसिव यूथनेजिया। इंडिया के अंदर क्या चीज़ है क्या नहीं है हमने देख ली, एक्टिव नहीं है, पैसिव अलाउड है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद अलाउड करी। कर्नाटका सेकंड कंट्री बन चुका है, सेकंड स्टेट बन चुका है केरला के बाद। तो यही सारी चीज़ थी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आपका इसका आंसर पता है तो। नेक्स्ट चलते हैं व्हेल फॉसिल। देखो अभी जो है मेघालय के अंदर, देखो इस न्यूज़ को थोड़ा सा याद रखना क्योंकि ऐसी न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। लास्ट टाइम ही प्रीवियस ईयर में पूछा था। 40 मिलियन ईयर ओल्ड जो है कंकाल जो थे, बोन थे किसके, वेल एंसेस्टर के, वो चोरी हो गए कहाँ से, मेघालय से। तो देखो वेल का नाम सुनते ही कभी भी आपको मेघालय ध्यान में नहीं आएगा, वेल का नाम सुनते ही मेघालय नहीं आएगा, ऐसा लगेगा केरला वगैरह में है क्योंकि मेघालय तो एक माउंटेन वाली वो है, स्टेट है हमारा। लेकिन किसी टाइम पे वो समुद्र के अंदर था इसलिए वहाँ पे जो वेल एंसेस्टर मिले थे, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है वेल फॉसिल, बस मेघालय याद रखना और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों। इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आपको इसका आंसर पता है नहीं पता है, क्योंकि कमेंट करने से थोड़ा सा याद रहता है, ठीक है, लंबे टाइम तक रिटेंशन रहती है मेमोरी में। नेक्स्ट है हमारा आधार अमेंडमेंट रूल 2025। देखो अभी क्या है, आधार ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड एक रूल आया है 2025 का, उसका पूरा नाम पहले देख लेते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस सोशल वेलफेयर इनोवेशन नॉलेज अमेंडमेंट रूल 2025। देखो इसके अंदर हुआ क्या है, इसके अंदर बेसिकली जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं वो आधार ऑथेंटिकेशन जो एक्सेस करती हैं उसके लिए नया प्रोसेस लेके आया है ये जो हमारा अमेंडमेंट रूल है वो। देखो आधार ऑथेंटिकेशन क्या होता है, देखो आधार ऑथेंटिकेशन होता है कि आप सिम लेने गए कहीं पे, वहाँ पे आप आधार अपना दे रहे हो, बायोमेट्रिक वगैरह करा रहे हो, वो है आधार ऑथेंटिकेशन। तो प्राइवेट एंटिटीज़ कर सकती है लेकिन प्रोसेस है उसके लिए, वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा पता होनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ तो ये आपको पता होनी चाहिए कि अप्रूवल देगा कौन। देखो
आधार ऑथेंटिकेशन के लिए जो प्राइवेट एंटिटीज़ है जो चाहती है कि उसको ये जो ऑथेंटिकेशन मिल जाए, वो अप्लाई करेगी कंसर्न मिनिस्ट्री में या फिर कंसर्न जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे, वहाँ से फिर UIDAI में जाएगा, एग्जामिन करेगा, उसके बाद अप्रूवल फाइलिंग कौन देगा? मेती देगी। मेती मतलब IT वाली जो हमारी मिनिस्ट्री है, सेंट्रल मिनिस्ट्री, वो देगी फाइनल अप्रूवल, और कोई नहीं देगा, ठीक है, थोड़ा सा ये याद रखना। तो एक चीज़ साफ है क्या कि जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो यूज़ कर सकती है गवर्नमेंट भी और नॉन गवर्नमेंट भी, मतलब प्राइवेट एंटिटीज़ भी यूज़ कर सकती है और गवर्नमेंट एंटिटीज़ दोनों यूज़ कर सकती है। देखो इसको लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है कि प्राइवेसी वगैरह हमारी कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह हो रही है, तो ये इशू में थोड़ा सा रहता है। तो थोड़ा सा इस रूल के बारे में जानना ज़रूरी है कि इसके अंदर क्या चीज़ थी, क्या प्राइवेट एंटिटीज़ थी, कौन इसको देगा कौन नहीं देगा, ऑब्जेक्टिव क्या है क्या नहीं है। देखो ऑब्जेक्टिव बेसिकली सही यही है कि आपको जो है सर्विसेज जो है अच्छे से प्रोवाइड हो जाए। मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है गुड गवर्नेंस प्रमोट करने के, सोशल वेलफेयर, इनोवेशन, नॉलेज डिसेमिनेशन, उसके लिए जो है हमारे आधार जो है बहुत ज़्यादा कारगर है। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को थोड़ा सा रिड्यूस करता है, गोस्ट एंटिटीज़ जो है उनको रिड्यूस करता है कि लेट से आप आधार के बेस पे जो है राशन भी एक्सेस कर सकते हैं, और वो सिर्फ एक ही जने को मिलेगा जिसका वो आधार कार्ड है। तो क्या है, जो पहले गोस्ट एंटिटीज़ होते थे वो अब कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये जो रूल है इसका, ये जो अमेंडमेंट रूल हुआ है अभी, इसका मोटिव क्या है। मोटिव यही है प्रोसेस को थोड़ा सा वो फुल प्रूफ बना देना। फुल प्रूफ बन जाएगा तो होगा क्या, फुल प्रूफ बनने के बाद जो है ये लीकेज वगैरह होती है उनसे थोड़ा सा राहत मिल जाएगी, इसलिए है बेसिकली, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कौन देता है कौन नहीं देता, क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो अगर आ गया है समझ तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करो। नेक्स्ट है हमारा पॉली उमरीगार अवार्ड, ठीक है। देखो अवार्ड अभी रिसेंटली दिया गया है जसप्रीत बुमराह को और स्मृति मंधान को, ठीक है। किसके लिए? बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर अवार्ड है ये बेसिकली। पॉलीगार उमिगर अवार्ड किसका है? बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए दिया जाता है। कहाँ पे दिया गया? मुंबई के अंदर दिया गया, ठीक है। बस इतनी चीज़ याद रखनी है, स्पोर्ट्स के अंदर था। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ये शायद ना, हाँ क्वेश्चन नंबर बच्चों ये 4 है। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करो, आपको पता है या नहीं पता है, ठीक है। अब देखो जो है बजट वगैरह चालू हो गया है, हमारा इकोनॉमिक सर्वे का आज से रिलेटेड आया था। तो अब इस सेशन के लिए हम एक नया डिस्पैच लेके आएंगे, सिर्फ इसी सेशन में चलेगा, 2-3 महीने ही चलेगा, इकोनॉमिक डिस्पैच। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे इसके अंदर कि ये इसमें क्या ट्रेंड चल रहा है, वो ऊपर जा रहा है, वो नीचे आ रहा है, ये सारी चीज़ें आती रहती है। तो एक इकोनॉमिक डिस्पैच आएगा, ये जितने भी डिस्पैच होंगे इसको थोड़ा सा संभाल के रखना, क्योंकि ये सारी चीज़ें काम की रहेगी आपके लिए, ठीक है, ये आपके पेपर के अंदर काम आएगी। तो अभी इकोनॉमिक डिस्पैच हम लेके आते हैं, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। और हाँ बच्चों ये चीज़ हो रहा है कि अभी जो माइक्रो प्लास्टिक है, माइक्रो प्लास्टिक से रिलेटेड भी जो हम आर्टिकल है वो डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो प्रीवियस जो डेली डिस्पैच है उसमें है, थोड़ा सा देख लेना। ग्राउंड वाटर के अंदर बेसिकली दिल्ली के ग्राउंड वाटर के अंदर माइक्रो प्लास्टिक जो है पाया गया है। छोटी जो प्लास्टिक जो टूट के हो जाती है, एकदम गलती तो है नहीं, तो वो चीज़ पाई गई है। तो उससे रिलेटेड ये है, आप इसको इंट्रो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला जो है कि IMD ने बोला है कि अभी जो फरवरी होगा ये गर्म होगा, जो नॉर्मल जो फरवरी होता है उससे ज़्यादा गर्म होगा। इसकी वजह से जो है वीट हो गया हमारा, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, मतलब क्या हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, IMD ने बोला है, ठीक है। तो दोनों ही जो है इंट्रोडक्शन के लिए यूज़ हो सकते हैं। ये क्लाइमेट चेंज के लिए यूज़ हो सकता है, ये वाटर से रिलेटेड हो गया, या फिर ये पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई ऐसे आ जाता है, उसके अंदर ये चीज़ यूज़ हो सकती है, ठीक है। और जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, जो सिर्फ अपने आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए देखो इसमें से कुछ डेटा तुम ले सकते हो, ठीक है, उसमें से कुछ डेटा ले सकते हो जो आप अपने ऐसे राइटिंग के अंदर कोट कर सकते हो। तो ये सारा ही जो है इंपॉर्टेंट है। तो बस बच्चों आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर समझ आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।